वेलकम बैक इन माय क्लास फिजिक्स बाय अंकित सर। ठीक है, तो लास्ट क्लास में आपको हम इंट्रोड्यूस करवाए थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स लाइक कांटेक्ट फोर्स, जब हम कांटेक्ट करके किसी पर इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं फोर्स का, और नॉन कांटेक्ट फोर्स जब हम दूर से ही डिस्टेंस से ही इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कांटेक्ट फोर्स डिफरेंट टाइप्स का किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कांटेक्ट फोर्स, एक एक करके हम सबको स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट क्या है? मस्कुलर फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स को हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स में छिपा हुआ है मसल्स ने, यानी जो फोर्स किससे लगता है? हमारे मसल से लगता है। ह्यूमन मसल्स, एनिमल मसल्स, किसी भी मसल से जुड़ करके जब फोर्स लगता है, ठीक है, पार्ट ऑफ मसल्स यूज करके हम फोर्स लगाते हैं, तो उस फोर्स को बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करेंगे? द फोर्स एक्सर्टेड बाय आवर मसल्स, ठीक है, हमारे लिए हमारे मसल्स हैं, एनिमल्स के लिए एनिमल्स के मसल है, इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। और मस्कुलर फोर्स हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सारा का सारा जो डेली एक्टिविटी कर रहे हैं, हम जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं वो किसके हेल्प से करते हैं? मसल्स के। अपने मसल्स के हेल्प से। ठीक है, यानी जब मसल्स यूज करता है और मसल्स से जब फोर्स लगता है, तो उस फोर्स को क्या कहते हैं? मस्कुलर फोर्स। और हमारे ऑल डेली एक्टिविटीज को क्या करता है? ये एक्टिव करता है, प्रोग्रेस करता है। ठीक है, तो लाके कौन कौन सा एक्टिविटी हम लोग कर सकते हैं बताइए? वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, और क्या क्या करते हैं? राइटिंग। हाँ, राइटिंग, स्पीकिंग, डांसिंग, है ना। हम लोग बहुत सारा चीज को करते हैं, स्पीकिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, प्लेइंग करते हैं। ठीक है, फाइटिंग करते हैं। तो फाइटिंग में कौन जीतेगा? जिसका मसल ज्यादा है या जिसका मसल कम है? जिसका मसल्स ज्यादा है। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, आप लोग देखते होंगे WWE फाइटिंग देखे होंगे, या फिर फिल्म में देखते होंगे। मसल्स जिसका ज्यादा रहता है, फाइट उसका ज्यादा अच्छा होता है ना। पहचान रहे हैं इन लोग को आप लोग? बोलिए। नो सर। इनको नहीं पहचाने आप? तो इतना फेमस है जॉन सीना, ठीक है, और ये रॉक है, डॉयसन। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग क्या कर लीजिए, मस्कुलर फोर्स को नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आई होप मस्कुलर फोर्स आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग का कॉन्टेक्ट फोर्स है, वो है हमारा नॉर्मल फोर्स। ठीक है, अब यहाँ से कॉन्सेप्ट हमारा स्टार्ट होता है फोर्स का। ठीक है, अभी जो मस्कुलर फोर्स था वो थियोरेटिकल पार्ट था, उसमें हम लोग को ज्यादा कुछ समझने का और सीखने का कुछ है नहीं। बस मस्कुलर फोर्स लगता है, मसल्स जिसके पास ज्यादा होगा वो ज्यादा मस्कुलर फोर्स लगाएगा। ठीक है, अब नॉर्मल फोर्स क्या होता है? तो नॉर्मल फोर्स आपको पहले से इंट्रोड्यूस करवाया है। नॉर्मल फोर्स इज द फोर्स विच एक्ट्स बिटवीन द सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, यानी कोई भी बॉडी अगर सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट एक दूसरे से कॉन्टेक्ट कर जाता है, कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी से क्या करता है? कॉन्टेक्ट कर जाता है, तो जिस पॉइंट पर ये कॉन्टेक्ट हुआ वहीं पर क्या लगेगा? नॉर्मल फोर्स। क्या लगेगा? नॉर्मल नॉर्मल फोर्स। फोर्स। ठीक है, नॉर्मल फोर्स या फिर नॉर्मल ही बोल सकते हैं, नॉर्मल फोर्स भी सही है, या फिर आप नॉर्मल बोलिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको समझना क्या है, इसका डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसका डायरेक्शन। ठीक है, तो कैसे नॉर्मल फोर्स को डिफाइन करेंगे? द फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन द सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी कि अगर जब तक कॉन्टेक्ट नहीं होगा तब तक नॉर्मल हमारे पिक्चर में, इस डायग्राम में नॉर्मल कब आएगा? जब यहाँ पर क्या होगा? कॉन्टेक्ट। कांटेक्ट करें। ठीक है, जब कॉन्टेक्ट जैसे ही हट जाएगा इसका मतलब कोई नॉर्मल नहीं लगेगा। ठीक है, द फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन द सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स। यानी कि अगर कोई दो सरफेस कोई कांटेक्ट में है, जैसे कभी कभी क्या होता है क्लासरूम में, हम आप लोगों को पनिशमेंट देते हैं कि जाओ खड़ा हो जाओ, तो आप क्या करते हैं? दीवार के पीछे खड़ा हो जाते हैं, है ना। दीवार के पीछे सट के खड़ा हो जाते हैं ना कोई लोग। तो यहाँ पर क्यों खड़ा होने से क्या होता है? क्योंकि हमको थोड़ा सा आराम मिलता है। क्यों? क्योंकि जो आपका जो वाल है आपके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगा देता है। क्या लगाता है आपके ऊपर? नॉर्मल फोर्स। सीधा खड़ा होना आसान लगता है, इजी लगता है, कि दीवार में सट करके खड़ा होना आसान लगता है, इजी लगता है? बताओ।
दीवार ने सेट करके खड़ा। हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दीवार और आपके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? नॉर्मल नॉर्मल फोर्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है इसमें सीखने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है, वो है इसका डायरेक्शन। तो याद रखिएगा, द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, यानी कि जिस पॉइंट पर ये सरफेस पर कांटेक्ट कर रहा है, सपोज ये पॉइंट यहाँ पर कांटेक्ट हुआ, ये कांटेक्ट हो गया, तो नॉर्मल फोर्स यहाँ पर लग रहा होगा, है ना। अब हमको नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन क्या करना है? तो ये सरफेस है, ठीक। अब सरफेस के परपेंडिकुलर, तो सरफेस का परपेंडिकुलर ये ना हुआ, सरफेस का परपेंडिकुलर ये हुआ ना कि नहीं हुआ? ये मेरा सरफेस है, ये मेरा क्या है? यस सर। सरफेस। और ये फोर्स जो लगेगा नॉर्मल, ये जो फोर्स लगेगा नॉर्मल, वो क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। यानी इस फिगर में देखिए, एक सरफेस आपको दिख रहा है ना, और एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक इस पर रखा हुआ है, तो सरफेस और रेक्टेंगुलर ब्लॉक के बीच में कांटेक्ट लग रहा है ना। यस सर। तो यहाँ पर क्या लग रहा है? नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, और इस नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर। क्या होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर। सरफेस के परपेंडिकुलर। आ रहा है कॉन्सेप्ट समझ में? यस या नो? ये नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन हुआ, इन से रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल को, और नॉर्मल का जो डायरेक्शन होता है वो सरफेस, ये हमारा सरफेस है, ठीक है। और इसी के क्या होगा? परपेंडिकुलर। इसी के क्या होगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब कितना डिग्री? परपेंडिकुलर 90 डिग्री। 90 डिग्री। अगर आपसे पूछेगा कि नॉर्मल फोर्स का वैल्यू कितना होता है, ठीक है, तो देखिए नॉर्मल फोर्स का वैल्यू कैसे निकलता है। सपोज इस बॉडी का मास m है, सपोज इस बॉडी का मास क्या है? m है ना, मास m मानते हैं ना हम लोग, ठीक। तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स इस बॉडी पर लग रहा होगा mg, यस या नो? इस बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा mg, नीचे की तरफ अर्थ लगा रहा होगा ना सरफेस पर, यस सर। ठीक। अब देखिए, क्या बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे जा रहा है? नो सर। नहीं जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर बैलेंस फोर्स है, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या है? बैलेंस फोर्स। तो कौन आपस में बैलेंस कर रहा है? हम कह सकते हैं कि नॉर्मल जो है ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर रहा है, कह सकते हैं ना, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 आप देख सकते हैं, सरफेस पर ये रुका हुआ है, सरफेस पर क्या है? इसके बीच में मोशन हो रहा है। नो सर। ठीक है, तो सरफेस फोर्स, सरफेस क्या लगा रहा है? नॉर्मल लगा रहा है, नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इस कंडीशन में, केस 1 में, किसमें? केस 1 में हम क्या देखें कि नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू mg, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया सबको? यस सर। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब कुछ नॉर्मल फोर्स का अलग एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, इसको बोलते हैं इंक्लाइंड सरफेस। इस सरफेस को क्या बोलते हैं? इंक्लाइंड सरफेस। इंक्लाइंड सरफेस। आप लोग साइकिल चलाते होंगे ब्रिज वगैरह पर, तो आपको पता चलता है कि कोई कोई सरफेस हॉरिजॉन्टल नहीं रहता है, कोई कोई सरफेस क्या होता है? इंक्लाइंड होता है। क्या होता है? इंक्लाइंड सरफेस। ऐसा होता है ना सरफेस, यस या नो? यस सर। अब देखिए, सपोज ये बॉडी ऑफ मास m रखा हुआ इस पर, ठीक। अब ये सरफेस जो है इस पर रुका हुआ, ये नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, ठीक, सरफेस रुका हुआ है। यानी एक तो इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, इतना तो कंफर्म है कि इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा mg, है ना? यस सर। ये कंफर्म है कि mg लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन द बॉडी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, हमेशा याद रखेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर, याद रखेगा। इसका आंसर होता है डाउनवर्ड, किसके तरफ? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन? ग्रेविटेशनल। चलिए हमको फाइंड करना इस क्वेश्चन में कि नॉर्मल का डायरेक्शन क्या होगा। हम आपको दो ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल का डायरेक्शन जो होगा, क्या नॉर्मल का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, ये n1 या फिर n2, ठीक है। इसके लिए आपको हम 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। क्या लगता है नॉर्मल n1 सही है? नॉर्मल क्या है? n1 सही है नॉर्मल,
कि N2 सही है। आप इसको 2 मिनट तक सोचिए, हम आपको 2 मिनट का टाइम दिए हैं, ठीक है। क्या आया तुम्हारा हर्षित, N1 आया कि N2 आया? N2 कैसे? N2 सर, जो ऊपर में लिखा हुआ है, डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। ठीक, तो अगर परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करते हैं, मतलब N2 की तरह ड्रॉ करते हैं, तभी वो परपेंडिकुलर होगा। डायरेक्शन वेरी गुड। परपेंडिकुलर। देखिए अभी आपको हम थोड़ा देर पहले ही समझाए थे कि नॉर्मल का जो डायरेक्शन होता है ये सरफेस है, ठीक है, सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर ही क्या होता है, नॉर्मल होता है। अब बताइए तो क्या हम सरफेस को ही इंक्लाइन किए कि नहीं किए? सरफेस को क्या कर दिए, इंक्लाइन कर दिए, है ना। तो जब सरफेस इंक्लाइन हुआ मेरा, तो नॉर्मल भी क्या हो जाएगा, इंक्लाइन होगा ना। नॉर्मल भी क्या होगा, इंक्लाइन होगा। क्या ये नॉर्मल 90 डिग्री है सरफेस के, या ये No, नॉर्मल sir. 90 डिग्री है? ये नॉर्मल 90 ये डिग्री। नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पर N1 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और N2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी जो नॉर्मल होता है इंक्लाइन सरफेस का, वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं इस केस में N इज नॉट इक्वल टू mg, यस या नो? सर मैं क्यों बताइए, ऑन इंक्लाइन सरफेस नॉर्मल इज नॉट इक्वल टू mg, ठीक है। तो अब बताइए नॉर्मल mg के इक्वल नहीं होगा तो किसके इक्वल होगा? तो याद रखेगा, इन केस ऑफ इंक्लाइनेशन नॉर्मल इज इक्वल टू mg cos थीटा, mg cos थीटा, ठीक है। अब ये वैल्यू कैसे आया इसको हम बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, बट अभी याद रखिएगा इसको हम फ्रिक्शन में एक्सप्लेन करेंगे, फ्रिक्शन में पढ़ाएंगे। तो अभी बस याद रखना है कि इन केस ऑफ इंक्लाइनेशन नॉर्मल इज इक्वल टू mg cos थीटा। ये थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। हो सकता है ये 30 डिग्री पर हो सकता है 45 डिग्री पर हो सकता है 60 डिग्री पर हो, यानी थीटा है। यानी कि थीटा आपका कितना इंक्लाइनेशन है, ज्यादा इंक्लाइनेशन होगा तो फिर ये बॉडी नीचे आने लगेगा, है ना। ज्यादा इंक्लाइनेशन होगा तो बॉडी क्या होगा, नीचे, ठीक है। समझ में आया सबको? नॉर्मल mg के इक्वल कब नहीं होगा, जब सरफेस क्या होगा, इंक्लाइन, ठीक है। अब देखिए इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है। एक स्फेरिकल बॉडी है जिसका मास m है, ठीक है। अब देखिए सरफेस पर कांटेक्ट है इस पॉइंट पर, a पॉइंट पर, तो a पॉइंट पर नॉर्मल का डायरेक्शन क्या होगा, हमारा सरफेस a है, ये हमारा सरफेस है, तो नॉर्मल का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा ना। यस सर। ठीक है, याद रखिएगा इन स्फेरिकल बॉडी द नॉर्मल डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। अब ये बताइए बी पॉइंट पर नॉर्मल क्या होगा, क्या बी पॉइंट पर नॉर्मल ये होगा N1 ये होगा, या N2 ये होगा, या फिर N3 होगा, क्या होगा, क्या लगता है बी पॉइंट पर? इस पॉइंट पर आप लोग चैट में बताइए कि N1 सही है, N2 सही है कि N3 सही है, बी पॉइंट पर क्या हुआ, जल्दी से चैट में बताइए इसका आंसर। N1 नहीं होगा, N1 नो सर। नो सर। सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर सेंटर की ओर लगता है, सेंटर की ओर लगेगा। वेरी गुड, ठीक है। तो अभी आपको बताए थे कि ए पॉइंट पर बिल्कुल क्या है, परपेंडिकुलर है ये नॉर्मल, तो ये n हो गया। तो बी पॉइंट पर भी क्या होगा, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर आंसर क्या हो जाएगा मेरा, N3। इस केस में क्या हो जाएगा, N3, ठीक है। अगर आपको नॉर्मल का थोड़ा सा भी प्रैक्टिकल याद है, मिरर ने भी बताए थे, तो नॉर्मल क्या होता है, टैंजेंट पर परपेंडिकुलर, याद रखिएगा नॉर्मल क्या होता है, टैंजेंट पर परपेंडिकुलर। अब टैंजेंट क्या होता है, तो जो लाइन क्या करती है, सर्किल को टच करके जाती है, जो लाइन क्या करती है, सर्किल को टच करके जाती है, उसको बोलते हैं टैंजेंट। मिरर में बताया था ना ये वाला, एक बार रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर में, स्फेरिकल मिरर में, यस सर, याद है कुछ कुछ? चलिए तो फिगर 2 और 3 जल्दी से बना लीजिए, ठीक है। ए पॉइंट पर टुवर्ड्स द सेंटर और बी पॉइंट पर भी क्या होगा, टुवर्ड्स द सेंटर। इसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे,
तो आपको अगर इक्विनाइज करना है तो एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, और टेंजेंट के परपेंडिकुलर ही क्या होता है, नॉर्मल होता है। टेंजेंट के परपेंडिकुलर क्या होता है, लाइन नॉर्मल। सर्किल में कहीं भी अगर नॉर्मल ड्रॉ करना है तो सबसे पहले आपको टेंजेंट ड्रॉ करना होगा और उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, तो वो सेंटर की तरफ ही जाएगा। कहाँ जाएगा, सेंटर की तरफ। सेंटर की तरफ। तो आज हम सीखे हैं नॉर्मल फोर्स। आज क्या सीखे हैं, नॉर्मल फोर्स। नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट क्लास में क्या सीखेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स। तो इस क्लास में इतना ही है, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। वेरी गुड। Thank you and have a nice day. Good ball.